मंच पे मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि मैं उनको थैंक्स कह सकूं, एक दिल से शुक्रिया बोल सकूं उनको कि वाकई में जो हम यहाँ पे अभी प्रेजेंट हैं तो पीछे वो सपोर्ट सिस्टम है हमारे, कि हमारे घर परिवार को वो संभाल के बैठे हैं मेरी सास। तो उनके लिए बहुत बहुत थैंक्स। और मेरे बच्चे जैसे कि बिल्कुल सपना ने बोला, ऐसे इंस्पिरेशनल मतलब मोटिवेट करते रहते हैं हमको कि हाँ मम्मी आपको जाना चाहिए, हाँ मम्मी आपको करना चाहिए, आगे बढ़ो। हमको हमारे फ्रेंड्स पूछते हैं, तो ये चीज़ें मोटिवेट करती हैं कहीं ना कहीं। और जो जो दूसरी फैमिली जो बोला, जैसे हर्षिता ने इंक्लूड किया कि हमारी रणरागिनी हिरकनी, ये हमारी एक दूसरी फैमिली है। तो इसमें जो हमारी जौहरी बैठी है स्नेहा भाभी, हमारी सबके गुणों को तराश के सामने लाने वाली, तो मैं उनको बहुत मानती हूँ। बिल्कुल बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहूँगी कि उन्होंने ही हम सभी को ये प्लेटफॉर्म दिया है, और ताकि हम लोगों की कुछ हद तक दुआएं पा सकें। तो बहुत सारा सपोर्ट सिस्टम है, बहुत बहुत सबको थँक्स कहना चाहूँगी। बिलकुल. तर रसिका श्रोते हो, आपण सर्वप्रथम सॉरी मैं आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ. मेरा एक पर्सनल फीलिंग है कि मेरी सासू माँ तो मेरी मॉम बिल्कुल माँ बन गई है, मेरी मम्मा और तीसरी स्नेहा भाभी. मुझे गुस्सा बहुत आता था. इन तीनों ने मुझे पेशेंस रखना बहुत सिखाया. पेशेंस लाइफ में बहुत ज़रूरी होता है. जो स्नेहा भाभी, मेरी मदर इन लॉ और मेरी मॉम, मैंने तीनों से सीखा है. और मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे भी इन तीनों के अंडर ही पूरे ट्रेंड हो, ताकि वो भी यही सब सीखें. तर आता आपण संपूर्ण जो यांचा प्रवास होता रणरागिणी हिरकणी याबद्दल जाणून घेतला, आणि मला खूप कौतुक करावं असं वाटतं, ते देखील मीच राहिलेली होती एक की स्नेहा भाभींसाठी. आणि सर्वप्रथम त्यांचाच आपण परिचय दिला. सर्व काही स्नेहा भाभी आपण सगळ्यांनी जाणलंच असेल. तर आता मी कार्यक्रमाच्या शेवटी देखील स्नेहा भाभींकडेच जाते की तुम्ही 56 महिलांना सांभाळता आहात. हे खूप मोठं काम आहे. इथे तर आपण 8 जणी आहातच तुम्ही, पण हे कसं काय, आणि सगळ्या पुरुषांचा देखील आपल्याला योगदान मिळालं आहे. तो ये कैसे क्या, उसके बारे में बताइए और श्रोताओं को. मैम, मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारा रणरागिनी हिरकनी फाउंडेशन और रणरागिनी सखी मंच और रणरागिनी हिरकनी ढोल पथक, ऐसे हमारे 3 परिवार हैं. और ये जो परिवार है रणरागिनी हिरकनी फाउंडेशन में हम लोग 50 महिलाएं हैं और सखी मंच में हम 20 महिलाएं हैं. जैसे कि परिवार का जो बड़ा सदस्य होता है, मैं लाइफ में टाइम बहुत मायने, और मेरा एक रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं. भैया जिसको ग्रुप में आना है तो वो ये शर्तें आपको मंजूर होनी चाहिए कि आप परिवार के हर सदस्यों को एक्सेप्ट करोगे और आपका मतलब स्वभाव एक दूसरे को जान के लेके चलोगे, तभी आप ले पाओगे. आप उसकी बुराई मत देखिए, उसकी अच्छाई देखिए. बुराई और अच्छाई दोनों में रहती है. तो ये आप लड़ाई बिल्कुल इशू नहीं क्रिएट करोगे और किसी पे उंगली नहीं उठाओगे. आप डिस्कशन को, डिसीजन हम लोग आपस में करेंगे. तो आज तक ऐसी नौबत तो नहीं आई कि हमको किसी को, अगर आप आजकल सेल्फी का बहुत ज़माना है. मेरे प्रोग्राम्स जो होते हैं तो उसमें हम लोग एक नियम बना देते हैं कि सेल्फी कोई नहीं खींचेगा. कैमरे हमारे प्रोजेक्ट, क्योंकि वो प्रोग्राम हर रूल्स बहुत होते हैं मेरे पूरी हमारी संस्था के. तो रूल्स में आना वही आ सकता है कि जो उस रूल्स को एक्सेप्ट करे. तो ऐसे काफ़ी नियम है, और उसी जब नियम बनेंगे तभी हम वो चीज़ अच्छी से चला पाएंगे. परिवार में भी जो नियम बनते हैं तभी हम परिवार अच्छी से चला पाते हैं. तो नियम बहुत ज़रूरी है, और ये सब नियम मानते हैं. इसलिए मैं भी और मैडम भी, हम जब रूल्स बनाते हैं, हम लोग ग्रुप में नया बंदा ऐड होता है, बंदी, तो उसको बताया जाता है कि आप ये सब चीज़ आपको मंजूर हैं तो आप बिल्कुल आओ, आपका वेलकम है. और कभी ऐसा भी हुआ है कि जिन्होंने कुछ नियम तोड़े हैं तो उनके लिए पहले ही सूचना होती है कि आपको कुछ नहीं बताया जाएगा, आपको डायरेक्ट रिमूव कर दिया जाएगा. तो ये कुछ कड़क नियम होने ज़रूरी होते हैं. तो इस तरह वो नियम होते हैं, और ग्रुप में नियम होने के कारण ये ग्रुप अच्छे से चल रहा है, ऐसा मुझे लगता है. और सभी बहुत अच्छी हैं, एक दूसरे को समझते हैं.
मैम आपने पूछा था कि परिवार का सपोर्ट, तो मेरे परिवार के एक सदस्य सलमान सर यहाँ बैठे हैं। मैं मामी हूँ उनकी, वो भांजे हैं मेरे। तो इनका भी सपोर्ट हमारे हिरकणी फाउंडेशन को बहुत रहा है। जहाँ फंड्स की ज़रूरत पड़ती है तो सलमान सर हमेशा वहाँ पे रहते हैं। कोविड के टाइम पे घर घर जाके फंड लाना, हर बच्चे को, एक छोटे छोटे बच्चों को तक के उन्होंने प्रेरित किया है कि आप आप इसके लिए फंड जमा करो। और हमारे प्रवीण सर भी का तो मतलब हर प्रोजेक्ट आप उनको बोल दो बस कि आज ये प्रोजेक्ट हमने करना तो करते हैं ना। सिमरन कैसे करना है, स्नेहा कैसे करना है, हर चीज़ में एक्टिव रहना। और जो मैं माइक मैंने इसीलिए लिया कि मैं यहाँ से इन सबको थैंक यू करना चाहती हूँ। लेडीज़ को तो सबने आपने बोल दिया कि हिरकणी हिरकणी हिरकणी, पर ये जो हमारे 4-5 जेंट्स हैं हमारे ग्रुप के, जो मेन स्तंभ हैं, इनके बिना हिरकणी यहाँ तक नहीं आ सकती थी। प्रेम भैया, उन्होंने कोविड रिकवर होने के बाद एक डर होता है कि मैं नहीं जाऊँगा फील्ड पे, उसके बाद वो इंसान कोविड से ठीक होने के बाद मुश्किल से 10 दिन भी नहीं रेस्ट किए होंगे और फिर से अपने सिलेंडर की ड्यूटी पे रिटर्न आए और उन्होंने काम किया। और ऐसे ही हमारे प्रसाद भैया, वो भी, उनको सुबह से रात तक आप काम बताओ वो कभी थकते नहीं हैं। तो मैं यहाँ से इन सबको तहे दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगी। आपण सगळेजण स्टँडिंग ऑडिशन घेऊया त्याच्यात। आपण सगळ्यांनी नारी शक्ती आता बघितलीच आहे। आता सृजनतर्फे मी या सगळ्यांचे आभार मानते की सगळ्यांनी या वेळ काढून आल्यात आणि आपलं पूर्ण रणरागिणी हिरकणीबद्दल आपल्याला या प्रवासाबद्दल सांगितलं। त्याबद्दल सृजनतर्फे मी खूप आभारी आहे आणि मला देखील ही जी संधी मिळाली आहे त्याबद्दल मी खूप खूप आभारी आहे। मी आता मंच रुचिताकडे देते। धन्यवाद हेमाताई आणि अष्टकन्यांनो, आज एका वेगळ्याच जगात आपण सफर करून आलो। एक वेगळेच दालन आज आपल्या पुढे खुले झाले। आता सत्र प्रश्नोत्तरांचे। आजच्या या मुलाखतीच्या अनुषंगाने कोणाला काही प्रश्न असतील तर ते विचारू शकतात। नमस्कार। सर्वप्रथम रणरागिणी हिरकणी, खूपच सुंदर नाव आहे। तुमचं सगळ्यांचं खूप खूप कौतुक, अभिनंदन। मी मृणालिनी प्रवीण गंगशेट्टी। तुम्ही सगळ्यांनी कोविडबद्दल बरंच बोललं, म्हणजे मी आज किंवा कालचा प्रण केला होता की कोविड या विषयावर बोलायचं नाही किंवा त्यावर चर्चाही करायचं नाही, पण आज तुम्ही सगळे बोलले आणि तुमचं जे काही सामाजिक कार्य तुम्ही करतात आहे त्याला खरंच कोटी मला एक सांगायचं वाटतं की जसं तुम्ही कोविडमध्ये जे सर्वे झाले, पुस्तकं दिले, खाण्याच्या वस्तू दिल्या, इथपर्यंत ठीक आहे, पण जर तुम्ही करू शकत असाल, एक खूप मोठी मदत होईल त्या मुलांसाठी की बरेच कोविडमध्ये ज्यांनी आपले 1 पालक 2 पालक गमावलेले आहेत त्यांना शिक्षणाचा प्रश्न पडलेला आहे। तर तुम्ही तुमच्या संस्थेमार्फत प्रत्येक शाळांना जाऊन जर त्या मुख्याध्यापकांना किंवा जे काही मॅनेजमेंट नसतं त्यांना जर तुम्ही विनंती करून त्यांना फीमध्ये काही सवलत उपलब्ध करून देऊ शकत असाल तर मला असं वाटतं की ज्यांचे फक्त अपत्य आहे किंवा ज्या आई चोरलेल्या आहे किंवा बाबा चोरलेले आहे अशा मुलांचं शिक्षण जर व्यवस्थित झालं तर त्यांचं भविष्य खूप चांगलं होऊ शकेल। आणि आपल्या चंद्रपूर जिल्ह्यात 157 मुलं आहेत। महाराष्ट्र शासनाने मुंबईच्या JJM फाउंडेशननी हे पाऊल उचललं होतं की ते त्यांना 12वी पर्यंत शिक्षण पूर्ण फ्री करून देईल। 1 वर्ष झालं कुठलीही मदत आली नाही, आज त्यांनी मागे पाय घेतलेला, हे खूप दुर्दैव आहे। पण मला असं वाटतं की तुम्ही करू शकाल, प्रयत्न करून बघा, झाली तर फार मोठी मदत होईल। नाही 18 वर्षापर्यंत तर काही वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, जेणेकरून त्यांच्या आई लोकांना किंवा वडिलांना थोडं सावरायला वेळ लागेल, कारण कोविड हे असं येऊन गेलेलं आहे की माणूस शून्याचे खाली गेला। तर माझी एवढी विनंती आहे तुम्हाला रणरागिणींना की ही जर मदत तुम्ही त्या मुलांना करू शकत असाल तर करा। शेवटचा मुद्दा असा की मीही त्यातलीच एक आहे, पण मी माझ्या मदतीसाठी मी म्हणत आहे, कारण मीही बऱ्याच 2019 पासून ज्यांचे निराधार प्रमाणपत्र थांबले होते मीही माझं काढलं, माझं महिन्याभरात मिळालं,
पण त्यांना मिळाली नाही. तर साधारण त्या 90 की 100च्या दरम्यान आकडा आहे, त्या स्त्रियांना मी ते निराधार प्रमाणपत्र मिळवून दिलं. तर पुढची मदत मला करणं खूप कठीण होते, कारण मी एकटी आहे. मी बालकल्याणमध्ये पण जाऊन आलेली आहे. तर एकटा माणूस नाही करू शकत, पण तुमची ही जी संस्था आहे ती नक्कीच करू शकेल. तर माझी तुम्हाला विनंती आहे की बा त्या मुलांसाठी जर माफीसाठी काही करू शकत असाल तर अत्यंत खरंच गरजू आहे अशांसाठी, तर तुम्ही ती नक्की करावी. तुमचं परत एकदा खूप खूप अभिनंदन. धन्यवाद. बिल्कुल, थैंक यू मैम. आपने जैसे कहा तो ये एक गवर्नमेंट ने भी, कलेक्टर साहब ने नियम बनाया है, ये पूरे डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं. अभी 15 दिन पहले हमारे बल्लारपुर में मीटिंग हुई है, वहाँ पे 30 महिलाएं थी जिनके कोरोना काल में हस्बैंड गुजर गए हैं. तो उन्हीं के लिए हमने वहाँ पे भी अनाउंस किया था कि हम उनके बच्चों को बुक्स और घर के जो बुजुर्ग महिलाएं हैं और महिलाओं को हम लोग दवाइयाँ प्रोवाइड करेंगे, वो हम लोग कर रहे हैं. और आपने जैसा कहा इस बारे में हम ज़रूर विचार करेंगे, ग्रुप में डिस्कशन करेंगे और जितना ज़्यादा हो सके उनके लिए हम मदद करेंगे. और आपसे भी ज़रूर मैं नंबर लेके जाऊंगी और कुछ आपसे भी सजेशन लेंगे कि इतने आपने जो बताया मुझे बहुत अच्छा लगा. हम बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करने, मदद करने की कोशिश करेंगे. व्यासपीठावर उपस्थित सर्व रणरागिणी, हिरकणी आणि सृजनचे सर्व रसिक श्रोते यांना माझा नमस्कार. मी सौ संध्या दानव, लाईव्ह चंद्रपूर न्यूज चॅनलची वृत्तनिवेदिका आहे. आणि तुम्ही जी कोविड काळात जी तुम्ही सेवा दिलेली आहे, तुमच्या त्या कार्यासाठी अगदी सॅल्यूट. तुम्ही 8 जणी इथे आहात, पण तुम्ही ज्या आहेत अब तक 56, तुम्ही त्या 56 वरून अगदी हजारोच्या संख्येत जाल, ह्या तुम्हाला शुभेच्छा. आणि कुठल्याही कुटुंबामध्ये कसं शिस्त महत्त्वाची असते, म्हणून स्नेहाताईंनी ती शिस्त लावली तुम्हा सगळ्यांना. आणि शिस्तीच्या भरोशावरच आपण प्रगती करत असतो, म्हणून त्यासाठी पण त्यांचं अगदी अभिनंदन की तुम्ही हे सगळं कुटुंब इतकं चांगल्या प्रकारे चालवता. आणि तुमच्या कार्याबद्दल खरंच तुम्हा सगळ्यांना सॅल्यूट. आणि तुमच्यामध्ये जे आहेत धडाडीचे कार्यकर्ते, हिरकणी तुमच्या मंचमध्ये धडाडीचे कार्यकर्ते जे आहेत त्यांना पण सॅल्यूट. धन्यवाद. कोणाला काही प्रश्न? नमस्कार, मी अपूर्वा गोंधळेकर. तुम्हा सगळ्यांना बघून आज खरंच आम्ही सुद्धा इन्स्पायर झालेलो आहे. इथे बऱ्याच हाऊसवाईफसुद्धा असतील आणि बरेच जण वर्किंग वुमनसुद्धा असतील, पण तुम्ही सुद्धा घर सांभाळता, त्याच्यानंतर तुमचं प्रोफेशनल लाईफ सांभाळता, तुमची फॅमिली, मुलं, हजबंड सगळ्यांना घेऊन चालता. खरंच यांच्याकरता एकदा आपण जोरदार टाळ्या वाजवूया. हे सगळं बोलणं फार सोपं आहे, पण करणं खूप कठीण असतं. कारण मी सुद्धा वर्किंग वुमन आहे, त्याच्यामुळे मलाही माहिती आहे किती तारेवरची कसरत होते घरच्यांना सांभाळता ऑफिस सांभाळणं. पण बऱ्याच वर्षापासून करत असल्यामुळे सवयीचा भाग होतो. माझा प्रश्न असा होता की निराधार महिलांचा जसा प्रश्न मगाशी निघाला, तर निराधार महिलांसाठी तुम्ही काही स्पेशल योजना तुमच्याकडे आहेत का? कारण की बऱ्याच ठिकाणी असं आहे की महिला खरंच एकट्या आहेत, त्यांचं वय 55-60च्या वरती आहे, त्या स्वतः हाऊसवाईफ आहे, त्यांच्याकडे कसलंच कमाईचं साधन नाही आहे, त्यांना मूलबाळ नाही आहे, किंवा आहे पण फक्त मुली, त्यांची पण लग्न झाली आहे आणि हवे त्याप्रमाणे तर त्यांना मदत करू शकत नाही. तर अशा वेळेस त्या महिलांनी काय करावं? सरकारच्या काही योजना आहेत, पण त्याच्याकरता अप्लाय केल्यानंतर 2 ते 3 वर्ष लागतात फक्त नाव यादीमध्ये येण्याकरता, आणि त्याच्यानंतर सुद्धा ती ॲक्च्युअल अमाऊंट त्यांच्या अकाउंटला येते की कितपर्यंत त्यांना मिळते, हा एक प्रश्न आहे. तर मला असं विचारायचं की तुमच्या मदतीने त्यांना काही जर आपण मदत करू शकलो तर मलाही आवडेल ग्रुपसोबत जॉईन व्हायला. समाजसेवेची आवड खूप आहे, पण असं कधी योग नाही आला की आपण जाऊन भेटू शकू. मी सगळ्यांना पहिल्यांदा बघते आहे आणि तुमचं नावंसुद्धा पहिल्यांदा ऐकते आहे, पण आता तुम्ही जर तासाभरांपासून बोलताय ना, प्रत्येकासोबत एक पर्सनल कनेक्शन जुळले की या किती छान करतात. तसं अनुराधाताईंचं पुरणपोळीचं मला खूपच कौतुक वाटलं, खूपच चांगला त्यांचं हे होतं. अमृताताईंनी सांगितलं की त्यांना किती छान फॅमिली मिळाली. इव्हन सगळं सिमरन मॅम, तुम्ही खूप इन्स्पायर केलं आहे मला. तुमची जी बोलण्याची जी भाषेचं प्रभुत्व आहे आणि
सगळ्या बसलेल्या तुमच्यामध्ये काही ना काही एक तो एक्स फॅक्टर असेल, त्यामुळे तुम्ही आज सगळे स्टेजवर आहात आणि तुमच्यासोबत काम करणाऱ्या बाकी सगळ्या 56 स्त्रियांना आणि सगळे सर जे बसले आहेत त्यांना सुद्धा मानाचा मुजरा. आणि फक्त माझ्या तेवढ्या प्रश्नाचं तुम्ही जर उत्तर देऊ शकाल तर खूप बरं होईल. थँक्यू सो मच. बिल्कुल जैसे मैं कहना चाहूँगी कि जो महिलाएं रहती है तो गवर्नमेंट कितनी मदद कर पाएगी उनको, लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख, लेकिन वो तो एक दिन खत्म हो जाएगी. तो हमको खुद को निकल के बाहर कुछ करना पड़ेगा. तो ऐसी जो भी महिलाएं रहती हैं, अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे जावेद सर करके हैं, उनकी भी कोई संस्था एम्बुलेंस वगैरह चलती है, उनका फ़ोन आया कि बल्लारशाह में ऐसी एक महिला है जो हैंडीकैप है, उनको कुछ आप रोज़गार दीजिए करके. अगर ऐसी महिलाएं कुछ तैयार है तो हम अपना जो फंड राइज करके उनको, किसी को चाय का ठेला, होम टिफ़िन, जो भी सर्विस वो उस अपना करना चाहते हैं, जो भी ट्यूशन क्लासेस है वो पूरा हम लोग कोशिश करेंगे कि हम उनको अरेंज करके दें. बस उनमें हिम्मत और ताकत होनी चाहिए और वो भी हम उनमें लाएंगे. बिल्कुल वो चीज़ ज़रूर अमल में करेंगे, कोशिश पूरी करेंगे. बिल्कुल बिल्कुल, Thank you. शुक्रिया. और एक छोटासा सवाल, जसे तुमच्या ग्रुपचं नाव आहे रणरागिणी हिरकणी आणि मुळात हिरकणी जी होती ती तिचं काम करत असताना जेव्हा तिच्या मुलाला तिची खरी गरज होती तेव्हा ते सगळं सोडून ती त्या मुलाकरता सगळं ते कडेकपारी पार करत आली होती. तर तुमच्यापैकी कोणी पण उत्तर देऊ शकता, अशी तुमच्यावर कधी वेळ आली होती का की तुमच्या मुलांना तुमची खरंच खूप गरज होती आणि तुम्ही सगळं प्रोफेशनल लाईफ बाजूला सोडून आपल्या मुलांकरता कधी वेळ देऊ शकला असाल तर मला ऐकायला नक्कीच आवडेल. मैं अपना अनुभव बताऊंगी. समय कुछ उतार चढ़ाव लाइफ में आते हैं. तो मैं जॉब करने जाती थी और मेरी छोटी बेटी 1.5 साल की, फैमिली जॉइंट थी, लेकिन सभी अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं. जब मैं स्कूल से आई तो मेरी बेटी बाहर मट्टी में खेल रही थी और तब मैंने उसको हक किया और मुझे कहीं ना कहीं लगा कि नहीं, इसको मेरी ज़रूरत है, लेकिन उसकी ज़रूरतें पूरी करने के लिए भी मुझे बाहर जाना ज़रूरी था. तो वो चीज़ें अनुभव आए हैं लाइफ में. और भी कोई मेरी फ्रेंड शेयर करना चाहती है तो कर सकते हैं. जैसे मैंने बताया कि कोविड के टाइम हमने बहुत, मेरी फैमिली ने भी बहुत झेला है कोविड को. मेरी बेटी को पोस्ट कोविड सिंड्रोम डिटेक्ट हुआ था. उस टाइम पे हम लोग कुछ 15 दिन पहले वो सिनेरियो ही ऐसा था, कोविड वर्ड ही ऐसा था कि इंसान सुन्न हो जाता था जब वो सुनता था ना कि कोविड हो गया. तो पहले मेरे हस्बैंड को हुआ, 1 महीने बाद मेरी बेटी सीरियस. और उस टाइम में बीमारी ऐसी थी, पोस्ट कोविड ऐसा था कि यहाँ किसी को पता ही नहीं था पोस्ट कोविड क्या है, किसी को नहीं पता था. 9 दिन बुखार में तप रही थी वो, कुछ कर लो, एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, बुखार नहीं उतर रहा था. उस टाइम फिर डॉक्टर्स की मैं दाद दूंगी कि मेरी इस फैमिली का सपोर्ट, मैम से मुझे जब भी थोड़ी भी कुछ तकलीफ होती है ना, मतलब मेरी फैमिली में, मैं मैम को कॉल करती हूँ, मैम तो मैम सर को भी करती हूँ. तो मुझे सपोर्ट हमेशा मिलता रहा है. बट उसके बावजूद मेरी बच्ची लकी थी कि उसको डॉक्टर बहुत अच्छे मिले. भवानी सर ने उनका ट्रीटमेंट किया था. एक टाइम ऐसा आया कि उम्मीद टोटल ख़त्म हो गई, वो बिल्कुल ठंडी पड़ गई, बुखार सारा ख़त्म, वो ठंडी पड़ गई और पूरी अकड़ गई और सीधी हो गई. मतलब डॉक्टर को भी समझ नहीं आ रहा था क्या करना है. बट उन्होंने अपना पूरा जोर लगाया. उन्होंने यहाँ वहाँ मुंबई इधर उधर अपने जितने डॉक्टर्स थे उनको कॉल लगाया. उन्होंने बोला कि ऐसा ऐसा टेस्ट करो, पोस्ट कोविड वाला टेस्ट करो. तो उसमें उसका एंटीबॉडी पॉजिटिव आया. ट्रीटमेंट बहुत सिंपल था, ट्रीटमेंट एक्सपेंसिव था बट बहुत सिंपल था. इम्यूनोग्लोबिन के डोजेज आते हैं वो, और एस्पिरिन, ये 2 ही चीज़ें थी जो उस बीमारी का तोड़ है. 2 डोज गए, मेरी बेटी नॉर्मल हो गई. बट उस टाइम मुझे इतना हिला दिया ना उस चीज़ ने कि क्या, मुझे ऐसा लग रहा था, मुझे लगता है मैं शायद 2 महीने मैंने मेरा प्रोफेशन, मेरा जो भी समाज सेवा वाला पार्ट था, सब कुछ बंद करके मैं सिर्फ 4 दीवारी, घर, मेरे बच्चे, और मुझे कोई इस दरवाजे पे ठोकता भी था ना तो मुझे डर लगता था कि कौन आ गया. मतलब इतना दहशत बैठ गई थी कोविड की. बट उसके बाद में फिर वेव आई फिर से कोविड की. तो उस टाइम जैसे मेरी बच्ची ने भुगता था, आपने बोला कि ऐसा हिरकणी वाला जो आप बोल रहे हो कि वो सब कुछ छोड़ के अपने बच्चे के लिए गई, मैं भी सब छोड़ के चली गई थी बच्चे के लिए. उसके बाद जब सेकेंड वेव आई उस टाइम पोस्ट कोविड सिंड्रोम बहुत कॉमन हो गया, बहुत ज़्यादा कॉमन. लेकिन कोई पेरेंट्स मान ही नहीं रहे. डॉक्टर ट्रीटमेंट समझा रहा है, पेरेंट्स बोलते कुछ भी बेवकूफ़ बना रहे हो, पैसे कमाने की स्कीम है. मतलब लोगों में के दिमाग में इतना बन गया था कि कोविड पैसे कमाने का जरिया है डॉक्टर्स के लिए. लेकिन डॉक्टर्स भी सारा पैसा ऐसे ही नहीं कमा रहे थे, उनको भी लग रहा था जो मेडिसिन लगेगी उसका पैसा पे करना ही पड़ेगा.
तो उस टाइम पे वो टाइम था जब फिर से मैं बाहर निकली, मुझे सर का फ़ोन आया कि सिमरन ऐसा ऐसा है, मवानी सर का कि पेरेंट्स मान नहीं रहे। उन्होंने हमको बुला के उन पेरेंट्स से मिलाया। तो मेरे लिए वो हिरकणी वाला जो मोमेंट है ना, वो है कि जब मैं उनसे जाके हम दोनों हस्बैंड वाइफ साथ में मेरी बच्ची को भी लेकर गई। कोविड चल रहा था उस टाइम कि मेरी बच्ची भुगत चुकी है, आप ये गलती मत करो। ये तो इतने दिन मेरी बेटी ने भी बयान की वो चीज़ें कि मैं किस चीज़ की हूँ। तो मेरे लिए हिरकणी सब कुछ छोड़ के जब माँ बन जाती है ना, बच्चे के पास आ जाती है, तो वो इस वहाँ तक हिरकणी नहीं है। जब वो फिर से बाकी बच्चों के लिए सोचे तो वो हिरकणी है। बहुत बहुत शुक्रिया. तुम्ही सगळ्यांनी आमच्या प्रश्नाची उत्तरं दिली त्याच्याकरता खूप खूप धन्यवाद. तुमच्या पुढच्या वाटचालीसाठी खूप खूप शुभेच्छा. आणि असंच आम्हाला तुम्हाला अजून मोठ्या मंचावर बघायला आवडेल. जेव्हा एखाद्या TV शो तुमची मुलाखत घेतील, आम्ही प्राऊडली फील करू की आमच्या बघायला सगळ्या हिरकणी आहेत. आणि तुम्हाला सगळ्यांना शुभेच्छा आणि इथे बोलण्याची संधी दिल्याबद्दल सृजनचे आभार. थैंक यू सो मच. अजून कोणाला प्रश्न? सबसे पहले तो यहाँ पर आई हुई अतिथिगण, हमारी बहनें, साथ ही साथ इस महफिल में जो लोग बैठे हैं, चुनिंदा लोग बैठे हैं लेकिन अच्छे लोग बैठे हैं, इनके लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए, क्योंकि प्रोग्राम जो है वो बहुत बड़े लेवल का प्रोग्राम है। और सबसे पहले मैं सुरजन जो ग्रुप है उसका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। हिरकनी ने तो ये काम किया है, लेकिन हिरकनी के काम को वो पूरे चंद्रपुर वासियों को दिखाना चाहते हैं यहाँ पे, और उसी के कारण यहाँ पर वो 1 महीने में एक कार्यक्रम सुरजन के द्वारा लेते हैं और ऐसे ही लोगों को यहाँ पे लाके प्रस्तुत करते हैं। तो सोचिए कि चंद्रपुर में कितने लोग उनसे मोटिवेट हो सकते हैं। आज अगर यहाँ पे कुछ महिलाएं बैठी हुई है और इन महिलाओं से अगर वो मोटिवेट हो रही है, जैसे कि अभी दीदी ने बताया, और दीदी ने एक सवाल भी पूछा कि कुछ ऐसी महिलाएं होती है जो कि कुछ नहीं कर पाती है, तो उनके लिए क्या कुछ किया जाए। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि चंद्रपुर में ही एक ऐसी संस्था है जहाँ पर दीदी और सिमरन दीदी हम लोग गए हुए थे। उन्होंने खुद अपने आंखों से नमूना देखा है, ना तो वो पैरों से चल सकती है, ना तो वो हाथों से चल सकती है, लेकिन फिर भी उनके अंदर इतना जज्बा है कि वैसे लोगों को ही संस्था बनाई उन्होंने, और वो अगरबत्ती बनाने का काम करती है, वो लिफाफे बनाने का काम करती है और उसको बेच के अपना जीवन निर्वाह करती है और ऐसे लोगों के लिए काम करती है। तो कहते हैं ना कि कहीं पर भी रोशनी का दिया जो है कहीं पर भी जलाया जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी के आस में बैठो, आप कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं। और दूसरी बात रही योजनाओं की, तो योजनाएं जो होती हैं वो आती तो ज़रूर है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से ही वो योजनाएं जो होती है तो वो पहुंच नहीं पाती है घरों घरों तक। तो उसके लिए हमारी टीम इस बारे में सोचेगी और उसके ऊपर ज़रूर से ज़रूर काम करेगी, और आप लोगों को पता चलेगा कि अब उस योजनाओं के ऊपर काम होना चालू हो गया। और साथ ही साथ बस मुझे ये जितना मुझे श्रमा बंधा, और उसके लिए मुझे बस 2 लाइन याद आती है कि कहते हैं यहाँ पर सिमरन दीदी बैठी हुई है, कल्लूरार मैम बैठी हुई है, सपना मैम बैठी हुई है, तो कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई फूलों का गुलदान, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई फूलों का गुलदान, दुनिया भर में सबसे अलग इस माटी की पहचान, दुनिया भर में सबसे अलग इस माटी की पहचान, और अमेरिका भी तकता रहे और हैरत में जापान, ऐसा हिंदुस्तान बनाओ, ऐसा हिंदुस्तान। और यही हिंदुस्तान बनाने की हमारी बहनें यहाँ पर कोशिश कर रही है। और कहते हैं जहाँ पर सच दया सम्मान और ईमान रहता है, जहाँ पर सच दया सम्मान और ईमान रहता है, वहीं जाकर के अल्लाह और भगवान रहता है। अगर तूने निकाला है किसी के पाँव का काटा, अगर तूने निकाला है किसी के पाँव का काटा, तो ये सच है कि तेरे दिल में एक इंसान रहता है, तो ये सच है कि तेरे दिल में एक इंसान रहता है। बस हिरकनी फाउंडेशन जो है, ज़रूरी नहीं है कि उसमें महिलाएं हैं, हमारे प्रेम भैया, हमारे
प्रवीण सर, ऐसे काफ़ी सारे बॉयज़ भी जुड़े हुए हैं, और ये स्नेहा दीदी और सारे दीदी यहाँ पे जो बैठे हुए हैं हमको सपोर्ट करते हैं, और हम लोग वहाँ पर काम करते हैं एक इंसानियत के नाते, और इंसानियत के नाते काम करते हैं और इंसानों का प्यार पाते हैं, और ऊपर वाले का भी ऑटोमेटिक प्यार मिल जाता है। एक मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक बार की बात ऐसी होगी कि ऑक्सीजन सिलेंडर बांट रहे थे और रात के 3-3 बजे तक हमें कॉल आते थे। उसी दरमियान एक शख्सियत थी चंद्रपुर में, वो इस तरीके का था माहौल हो गया था कि कहीं पर भी ऑक्सीजन सिलेंडर मिल नहीं पा रहे थे। उनको कैसे तो भी नंबर पता चला, और उस बैनर के ऊपर, वो जो बैनर जो था, मुंबई तक से भी फ़ोन आते थे, सर आपके पास ऑक्सीजन सिलेंडर अवेलेबल है क्या। कभी कभी और भी दूर दूर से फ़ोन आते थे हमें। तो एक ऐसी शख्सियत की फ़ोन आई मुझे कि जो कि चंद्रपुर में थे, और वो चंद्रपुर में उन्होंने फ़ोन किया रात के 1:30 बजे, और फ़ोन करने के बाद बोलते हैं सर आपके पास ऑक्सीजन सिलेंडर मिलेगा। मैंने कहा कि क्या किया जाए। फिर उतने ही रात में मैंने स्नेहा दीदी को कॉल लगाया, 1:30 बजे रात को। स्नेहा दीदी ने कॉल उठाया, और स्नेहा दीदी ने कॉल उठाने के बाद उन्होंने कहा ठीक है हम प्रोवाइड करा देंगे, और तभी के तभी प्रेम भैया ने उनको चंद्रपुर में ऑक्सीजन सिलेंडर वहाँ पर दिया, और उनकी मम्मी खुशी के मारे कि मेरे बच्चे ने ऑक्सीजन सिलेंडर अवेलेबल करा दिया, उसकी वजह से उनकी जो हार्ट बीट जो थी तो पहले कम हो रही थी और धीरे धीरे वो बढ़ने लगी। और उन्होंने फिर जब उनकी मम्मी जब ठीक हो गई और कोरोना पीरियड जब ख़त्म हुआ तो उन्होंने बताया कि सर लगभग उस दिन मैं रात के 9 बजे से लेके लगभग रात के 3 बज रहे थे, तब तक मुझे ऑक्सीजन सिलेंडर कहीं नहीं मिल रहा था, लेकिन जब आपकी टीम से जब बात हुई और मुझे जब वो मिल गया तो लगभग उन्होंने अपनी मम्मी के पास सेवा दी, और उनकी मम्मी आज भी जीवित है। उनसे आज तक मैं मिला नहीं हूँ, लेकिन आज भी फ़ोन में उनका एक हरदम मैसेज आता है थैंक यू सर। तो ये इंसानियत का काम होता है, और ये इंसानियत काम ये दीदी जितने भी जो बैठे हुए हैं और जितने भी जो यहाँ पर सर आए हुए हैं उनके वजह से मुकम्मल हो पाए। शुक्रिया। धन्यवाद। शेवटी प्रश्नोत्तराला काही अंत नाही, पण कुठेतरी थांबायला हवे। सृजनच्या विनंतीला मान देत ह्या अष्टकन्या इथे आल्यात, त्याबद्दल त्यांचे आभार। हेमा बहादे यांचे पण आभार, रसिकांचे पण आभार। पुढील महिन्यात एका नवीन विषयासह उपस्थित होण्याची ग्वाही देत मी रुचिरा गरोटे आपला निरोप घेते। धन्यवाद। शुभरात्री।